हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगवाल सर्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने को हैं टेस्ट नंबर 10 11। आप देख सकते हैं जो एसएससी, यूपीएससी और सीडीएस, एनडीए और यूपी ट्रिपल एससी स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, ठीक, इनमें जिस टाइप के पेपर्स आते हैं उसको कवर करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। ठीक, तो पेपर आप लोगों ने कर ही लिया होगा, मैंने लिंक दे ही रखा है नीचे, और पहले उसको कर लीजिए जैसा मैंने कई बार बताया है, और फिर डिस्कशन को करिए विद रजिस्टर एंड पेन। बगैर पेन और रजिस्टर के डिस्कशन मत करिए। ठीक, आपको गेन करने को बहुत ज़्यादा नहीं होगा जब तक आप चीज़ों को लिखेंगे और बार बार नहीं पढ़ेंगे। फ्रेंड्स याद रखिए, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये हम लोगों का जो टेस्ट है ये एक सीरियस तैयारी है। ठीक, और अगर आप उसको गेन करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो कि आप जो है वो रजिस्टर पेन लेकर के बैठें। आइए शुरू करते हैं साथियों। 1 2 3 4 के ऑर्डर में करा रहा हूँ मैं इस बार। ठीक, और जो पहला सेंटेंस में आपसे पहला जो वर्ड हमारा आ रहा है वो है स्टेशनरी। ठीक, और आपको पता ही होगा साथियों, ठीक, गंभीरता के साथ में चलेंगे। ठीक, आपको पता ही होगा कि स्टेशनरी दो होते हैं। ठीक, एक होता है स्टेशनरी और एक होता है स्टेशनरी। ठीक, ये स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, या ये कहिए रुका हुआ। ठीक, कांस्टेंट, कुछ भी नाम कह सकते हैं, स्टॉप्ड, रुका हुआ। और ये स्टेशनरी का मतलब ये हो गया कॉपी, पेन, पेंसिल एटसेट्रा। ठीक, ये दो अक्सर आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, और ध्यान रखिएगा, ठीक, दोनों को ही आपको ही याद रखना है। ठीक है साथियों। शब्द नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, तो स्टेशनरी का हमारा आंसर हो जाएगा ये ERY वाला है। देखिए मैंने आपको दोनों स्पेलिंग लिखा दी इसीलिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसमें। ठीक है, दो स्टेशनरी है ARY और ERY। ARY वाला जो स्टेशनरी है वो हम लोग यूज़ करते हैं रुके हुए के लिए, और ये है हमारा ERY वाला, यानी इसका मतलब हो जाता है, ठीक, ARY यानी रुका हुआ, और ERY का मतलब हो जाता है क्या बोलते हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल वगैरह। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया साथियों। क्या आ गया हम लोग का आंसर? फिक्स्ड, ये तो ARY वाला हो गया भाई। ठीक, और राइटिंग एक्सेसरीज, ये हमारा आंसर होना चाहिए। एक्सेसरी का मीनिंग आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिएगा। एक्सेसरी का मतलब जाता है सहायक वस्तुएं। एक्सेसरी मीन्स असिस्टेंट। एक्सेसरी, ठीक, यानी असिस्टेंट, सहायक या साथ वाली। ठीक, हम लोग ड्रेस पहनते हैं उसके साथ में एक्सेसरीज पहन लेते हैं, यानी वह चीज़ें जो हमारी ड्रेस के साथ में मैच कर रही हैं। ठीक, चूड़ियाँ हो गया, रिंग्स हो गई, ठीक, ब्रेसलेट हो गया, ठीक, ये नेक पे चेन हो गई, ये सब चीज़ें एक्सेसरीज में आ जाती हैं। ठीक है साथियों, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। और मूविंग का मतलब हो गया चलना, और डी कंप्यूटर एक्सेसरीज, ये फिर वही हो गया कंप्यूटर की सहायक वस्तुएं। कंप्यूटर के साथ में जो साथ की चीज़ें होती हैं उनको हम लोग एक्सेसरी बोलते हैं। तो हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इनोसेंट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भोला भाला मासूम। गिल्ट लेस, बिल्कुल हो सकता है साहब। गिल्ट का मतलब हो गया दोष, और लेस का मतलब हो गया रहित, दोष रहित यानी निर्दोष। ठीक, बी कहता बायस, और बायस का मतलब तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताएं तो भाई। बायस का मतलब हो गया पक्षपाती। ठीक, पक्षपात करो। ठीक है, प्रेजुडिस,
ठीक। पार्शियलिटी, पार्टीशन, ये तीन साथियों इसके एंटोनिम्स के रूप में आते हैं। ठीक, ये तीन इसके एंटोनिम्स के रूप में आते हैं। ठीक है, ये तीन इसके क्या बोलूँ, ये तीन इसके सिनोनिम, वेरी सॉरी, ये तीन इसके सिनोनिम्स में आते हैं। वो एक्चुअली स्क्रीन जो है कुछ गड़बड़ कर रहा था तो मैं थोड़ा वहाँ भटक गया, वेरी सॉरी। ये तीन इसके सिनोनिम्स हो गए पक्षपात के, प्रेजुडिस, ठीक, पार्शियलिटी और पार्टीशन। ठीक, डिटेल में नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ये दोनों में देखिए पार्ट आ रहा है। पार्ट का मतलब ये होता है आंशिक, यानी दोनों तरफ की बात नहीं हो रही बल्कि आंशिक बात हो रही है, आंशिक। और यहां प्री प्लस जज हो गया। ठीक, मैंने आपको पहले बताया था, ये वर्ड हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही जज कर लेना। प्री प्लस जज, यानी इस व्यक्ति ने पहले ही जज कर लिया कि क्या सही है और क्या गलत है, तो भाई वो तो एक तरफा निर्णय हो ही गया। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया साथियों। बायस का मीनिंग बता दिया मैंने, 4 सिनोनिम्स बता दिए। ऑफेंस का मतलब जाता है अपराध, क्राइम। ठीक, और गिल्ट का मतलब भी हो जाता है, 3 और 4 दोनों सिनोनिम्स हैं। गिल्ट का मतलब हो गया भाई कोई दोष, कोई अपराध, कोई गलती, और ऑफेंस का मतलब तो हो ही गया एक क्राइम। ठीक, 3 नंबर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपका इंतजार कर रहा है साथियों, एबोरेंट, ABHORRENT, घृणित। ठीक, हेटेड। सोच रहा हूं इसके 3-4 वर्ड आपको लिखा दूं, नीचे लिख देता हूँ, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। नीचे दिख रहा है ना, हाँ अभी तो आ रहा है। ठीक, देखिए एबोरेंट, ठीक, डिटेस्टेबल, ठीक, लोथसम, ठीक है, और आपका डिटेस्टेबल, लोथसम, हेटेड। ठीक, 4 ही लेते हैं। ठीक, और यहां पे जो आ रहा है ये वर्ड, हाँ, रिपग्नेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका फिर 1 2 3 4 5 6 6 इंपॉर्टेंट वर्ड। किस दिन होगा तो 20-25 लिखा दूंगा एक साथ। ठीक है, तो 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं, ये सब के सब एडजेक्टिव्स हैं। हेटेड पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह आता है ये। दीज आर द 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स फॉर हेटेड, घृणित। इन सब का मीनिंग हो गया, क्या हो गया साथियों? लिख देता हूं तो आपको याद रह जाएगा फिर ये एक साथ, ये पूरा ब्लॉक याद रखिएगा। एबोरेंट, डिटेस्टेबल, लोथसम, हेटेड, रिपग्नेंट एंड रिपल्सिव। ठीक, ऑल दीज वर्ड्स मीन घृणित, हेटेड। ठीक, तो साथियों यही हमारा आंसर होना चाहिए। बाकी तीसरा अनकॉमन, वो जो कॉमन नहीं है। और एडमिरेबल तो एंटोनिम हो जाएगा जिसकी सब एडमायर, जिसको सब एडमायर करते हैं, जिसकी सब प्रशंसा करते हैं, जिसको सब बहुत पसंद करते हैं। ठीक, तो ये रहा साथियों हमारा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्टर डाइड व्हेन हिज कार टर्न्ड, ठीक, टाइगर टर्न्ड टॉर्टॉइज टर्न्ड अक्रॉस टर्न्ड टर्टल। ये एक्चुअली एक फ्रेज होता है, ठीक, टू टर्न टर्टल। ठीक, क्या फ्रेज होता है मैं लिख देता हूं फिर से। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी साथियों, फ्रेंड्स, आई विल बी राइटिंग इट डाउन एंड यू नोट इट डाउन। ठीक है, ठीक है, ये मुझे देखिए कि देख लिया और उसके बाद जो है उसको भूल गए, नहीं भैया। ठीक है, हम लोग यहाँ निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ खाली जो है वो टाइम पास नहीं हो रहा है, वी आर स्टडिंग टू गेट थ्रू, हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और ये वर्ड क्या आया था जो आपने पढ़ा अभी? ठीक, ठीक है, केवल गंभीर स्टूडेंट्स के लिए है ये, आपको पता ही है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो टू टर्न टर्टल ये एक फ्रेज हो जाता है। अरे क्यों आ रहा है भाई?
टर्टल, जिसका मतलब पलटना, रिवर्स, ठीक। अपटर्न, इंग्लिश में तो क्या बोलते थे हम लोग, अपटर्न, अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन यानी ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर है, इसको हम लोग बोलते हैं टू टर्न टर्टल। आंसर आ गया, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, यू विल हैव, ठीक, यू विल हैव टू फेस सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तुमको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ठीक। विल हैव टू, पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, मजबूरी है। यू विल हैव टू फेस, है ना, विल हैव टू का आपने अंडरलाइन कर दिया होगा। हैव टू का मतलब है कंपल्शन और उसके आगे V1 आ गया, यानी फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। याद रखिएगा, फेस अगर एज वर्ब आता है तो उसके बाद में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही आता है, क्योंकि फेस का मतलब होता है सामना करना। तो सामना हमेशा चुनौती, खतरा या इन चीज़ों का ही करना पड़ता है, ठीक। मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं अब बता रहा हूँ। चलिए, फेस अगर वर्ब के रूप में आ रहा है, जिसका मतलब होता है क्या, सामना करना, तो इसमें क्या क्या आता है, डेंजर, रिस्क, ठीक, प्रॉब्लम्स, ट्रबल, चैलेंजेस, ठीक, ठीक है। ठीक, यानी कोई भी नेगेटिव ना हो, क्योंकि फेस का मतलब क्या हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, इसका मीनिंग क्या जाता है, सामना करना। तो सामना तो भैया हमेशा जो है वो किसी नेगेटिव चीज का ही किया जाता है, सच्चाई का सामना करना। कभी कभी टू फेस द ट्रूथ भी आता है, लेकिन उसका भी मतलब ये आता है कि सच्चाई का सामना करना, मतलब ठीक, कुछ नेगेटिव हो रहा था तो कुछ बहुत डिफिकल्ट, मुश्किल समय का आ गया, तो हमको सच्चाई का सामना करना पड़ा, यानी सत्य जो बहुत कड़वा होता है, ठीक। तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं साथियों। तो ये आंसर तो ये आ गया, यू विल हैव टू फेस, देखिए यहाँ पे क्या गया, सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, फेस प्रॉब्लम्स, समस्याओं का सामना करना। यू विल हैव टू फेस सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हेन को अंडरलाइन किया जाए, कंजंक्शन लिखा जाए जल्दी, व्हेन, जब, यू स्टार्ट डैश दिस प्लान, ठीक। कह रहा है तुमको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, व्हेन, जब, यू स्टार्ट, जब तुम शुरू करो, डैश दिस प्लान। देखिए भाई, प्रेस्क्राइब करने का मतलब हो जाता है, ठीक, प्रेस्क्राइब का मतलब पर्चा लिखना। डॉक्टर जो है वो प्रेस्क्राइब करता है, यानी कोई सुझाव देता है, सुझाव देना, ठीक। एग्जीक्यूट दिस प्लान, प्लान को एक्चुअली एग्जीक्यूट ही किया जाता है। एग्जीक्यूट का मतलब जाता है क्रियान्वित करना, इम्प्लीमेंट, ठीक, किसी योजना को, ठीक, इम्प्लीमेंट, और दोनों का मीनिंग हो गया कार्यान्वित करना। क्रियान्वित भी करना भी कह सकते हैं हिंदी में, यानी लागू करना, किसी योजना को लागू करना, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। और प्रोस्क्राइब का मतलब जाता है बैन, प्रोस्क्राइब का मतलब जाता है, ठीक, प्रोस्क्राइब का मतलब जाता है आपका दबाना, ठीक, मतलब दबाना, किसी चीज़ को होने से रोकना, आगे न बढ़ने देना, ठीक, इस सेंस में आता है प्रोस्क्राइब, ठीक। बैन, दबाना, ठीक, स्टॉप, किसी को रोकना कार्य करने से। और प्रोसिक्यूट तो भाई, ठीक, मैंने आपको लिखा रखा, देखिए एक बार, प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट दोनों सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन एक हल्का सा डिफरेंस होता है। प्रोसिक्यूट का मतलब जाता है सजा देना, कानूनी, लीगल, ठीक। और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है दमन करना, यानी इलीगल।
अगर किसी को कानूनी सजा दी जा रही है तो वो प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूट करना। और अगर किसी को दबाया जा रहा है इलीगली, गलत तरीके से, तो वो परसिक्यूट होता है। ये वर्ड पूरी तरह से पॉजिटिव है, यानी नॉर्मल वर्ड है, न्यूट्रल है, और ये वर्ड पूरी तरह से नेगेटिव है, किसी का दमन करना। ठीक, याद रखिएगा स्पेलिंग। और दोनों के नाउन बन जाते हैं TI1 लगा के, प्रोसिक्यूशन और परसिक्यूशन, प्रक्रिया। ठीक, सजा देना, सजा के देने की प्रक्रिया, कानूनी सजा, और ये दबाने की प्रक्रिया यानी दमन। ठीक है, प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन। लिखा नहीं रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। तो हमारा आंसर आ गया साथियों, आंसर नंबर 2, एग्जीक्यूटिंग दिस प्लान। और मीनिंग हो जाएगा यू विल हैव टू फेस सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो तुमको कुछ व्यावहारिक समस्याएं आ सकती हैं या झेलनी पड़ेंगी, जैसा मैंने बताया था। व्हेन यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस प्लान, जब तुम इस प्लान को कार्यान्वित करना शुरू कर दो, जब तुम इस पर कार्य करना शुरू कर दो, तब तुमको कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। विल हैव टू फेस, ठीक, सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं फ्रेंड्स, जो हमसे कहता है कि 6 पे मैन, इस बार हमने इसमें करना है, देखिए, अच्छा वही चलना है। ये एक कहावत होती है साथियों, और पैसिव में नोन के साथ में बाय यूज नहीं होता है, पैसिव में बाय नोन के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, लेकिन ये कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक व्यक्ति को जाना जाता है उस कंपनी यानी उस साथ के लिए, ही कीप्स, जो वो रखता है, यानी वह व्यक्ति वह साथ जो वो अपने साथ लेकर के चलता है या जो उसके साथ रहते हैं, एक व्यक्ति को उसके हिसाब से जाना जाता है। यानी आप अच्छे व्यक्तियों के, अच्छी चीज़ों के साथ में हैं तो ये माना जाएगा कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, और आप बुरी वस्तुओं, बुरे व्यक्ति, कुछ बुराई आपके साथ में है तो उसका मतलब आप भी बुरे हैं। ठीक, तो ये कहावत होती है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आगे लिख दो, ईडियम, ये मुहावरा है। ठीक, और वैसे आपको पता ही होगा कि पैसिव में हम लोग जो है वो नोन के साथ में टू यूज करते हैं। ठीक, जैसे ठीक है, अनिल इज नोन टू सुनील। ठीक, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा, ठीक, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये V3 पैसिव बन गया। और ये इसमें हम लोग बाय के बजाय क्या लगा देते हैं, नोन के साथ में बाय के बजाय हम लोग टू लगाते हैं, और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, नोन बाय, ठीक, नोन बाय द कंपनी, ठीक, उस, जबकि हिंदी में बोलते हैं उस साध के लिए जाना जाता है, लेकिन अंग्रेजी में नोन बाय। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, सैली पार्कड, सैली ने पार्क की थी, गाड़ी की होगी या जो भी की होगी, एंड को अंडरलाइन करो, एंड गॉट डैश द कार क्विकली, और जल्दी से कार के क्या होगी बताइए, गाड़ी पार्क की और जल्दी से कार के, ओह पहला, आउट ऑफ द कार। बहुत बढ़िया भाई, पार्क की, और पार्क करने का मतलब ही क्या होता है, पार्क किया और फिर मार्केट चले गए या स्कूल कॉलेज कहीं चले गए, ठीक है, या घूमने चले गए कहीं भी। ठीक, और दूसरा कह रहा है गॉट इन द कार। अरे भाई, गाड़ी पार्क की और उसके अंदर कैसे बैठ गया, अंदर तो ऑलरेडी बैठे हुए थे भाई, पार्क करने के बाद तो गाड़ी से बाहर निकलेगा ना, तो इन चला गया। ओवर का मतलब है कार के ऊपर जाके बैठ गई, क्यों भैया, कोई धरना थोड़ी देना था उसने। और चौथा कहता है गॉट ऑन द कार, कार की छत पर बैठ गई, क्यों भाई, कोई शो देखने थोड़ी आई थी, ठीक, फिल्म का। तो सीधी सी बात है, उसने गाड़ी पार्क की और गाड़ी से बाहर निकल गई, और क्विकली भी लगा, जल्दी से निकल के अपने काम से चली गई। तो आंसर आ गया अपन, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बेकार है, ज़्यादा इसमें। नंबर 8, एना, ठीक, एना हैज़ नॉट डैश फ्रेंड्स, ठीक, एना हैज़ नॉट, ठीक, एना हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ हो गया हमारा वर्ब, क्योंकि नीचे नॉट हो गया हमारा एडवर्ब। और देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई साथियों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई है, ठीक, कि आपका मेन वर्ब नहीं आया कोई। इसका मतलब क्लियर है कि हैज़ ही हमारा मेन वर्ब है, और हैव, हैज़, हैव जब मेन वर्ब होता है, हैज़, हैव, हैड, तो उसका मुख्य मीनिंग होता है के पास है, ठीक। तो एना हैज़, अनिल के, एना के पास हैं,
नॉट डैश फ्रेंड्स, एना के पास हैं और नॉट कहता नहीं, एना के पास नहीं है। ठीक ठीक है। अच्छा, तो इसमें दोनों आंसर्स आ रहे हैं, अ फ्यू और फ्यू। ठीक, तो अच्छा, और अ लिटिल और लिटिल भी है, तो ये तो क्लियर ही है, आपको पता ही होगा कि भाई, ठीक, क्या पता होगा आपको, बताता हूं मैं आपको। रूल ये है फ्रेंड्स, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल प्लस सिंगुलर नाउन। ठीक, पता ही होगा आपको, लेकिन एक बार रिवाइज करा रहा हूं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू प्लस प्लूरल नाउन। ठीक, इरादा ये है कि देखिए एक टेस्ट हम लोग करें तो उस पर पूरा एक अंग्रेजी के एक जीवन दर्शन समझ ली हो जाए। वो 50 क्वेश्चन नहीं, वो 500 क्वेश्चन के बराबर हो जाओ। मेरा टारगेट यही होता है कि मैं आपको 50 क्वेश्चन अगर ये करा रहा हूँ तो ये कम से कम 500 क्वेश्चन के बराबर, नहीं तो कम से कम 500 नहीं तो चलो भाई 200 250 क्वेश्चन के बराबर, यानी एक टेस्ट कम से कम 2 या 3 टेस्ट के बराबर हो जाए, और कभी कभी तो 5-5 टेस्ट के बराबर हो जाए, कि उसमें इतना रूल्स और इतने वोकैब मैं आपको दे दूं कि आप मेरे 50 क्वेश्चन आपके लिए 200 250 300 500 क्वेश्चन के बराबर हो जाए। ठीक, और यही हम लोग लेकर के चलते हैं, आप जानते ही होंगे इस बात को। ठीक, तो लिटिल का किसी भी फॉर्म के बाद में सिंगुलर नाउन आएगा और फ्यू के किसी भी फॉर्म के बाद में प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, नहीं जानते तो आज जान लीजिए, आज की बात ये नोट कर लीजिएगा। इसलिए मैंने कहा पेन और रजिस्टर लेकर के बैठूँ, मैं इतना लिखूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप वो सारी चीज़ें नोट करेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें वही हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आती हैं, और सिस्टमेटिक सही तरीके से बहुत कम जगह देखने को या एक साथ मिल पाती हैं। तो वही इंपॉर्टेंट है कि मैं एक साथ आपको वो सारी चीज़ें दे डालूँ। ठीक, तो अब ज़रा देखते हैं। तो इसलिए देखिए, फ्रेंड्स के नीचे प्लूरल नाउन लगा दें, फ्रेंड्स प्लूरल है, तो क्लियर है साथियों कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 कट गया, क्योंकि ऑप्शन 3 कहता है ए लिटिल और ऑप्शन 4 कहता है लिटिल, जिसके बाद में सिंगुलर नाउन आता है और यह नाउन प्लूरल आता है। तो बचा सिर्फ 1 और 2, फ्यू और अ फ्यू। ठीक, आंसर एक्चुअली दोनों ही हो सकते हैं। एना हैज़ नॉट अ फ्यू फ्रेंड्स। ठीक, एना के पास में कुछ दोस्त नहीं है। ठीक, फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है बहुत ही कम, और ए फ्यू का मतलब जाता है कुछ। ठीक, याद रखिएगा, इसका सेंस नेगेटिव है और इसका सेंस पॉजिटिव होता है। ठीक, इसका सेंस, फ्यू का सेंस नेगेटिव है, दिख रहा है? हाँ, फ्यू का सेंस नेगेटिव होता है, कम, ना के बराबर, और ए फ्यू का सेंस पॉजिटिव होता है, थोड़ा बहुत है, कुछ है। ठीक, तो ग्रामेटिकली दोनों से आंसर बन जाएगा, लेकिन क्योंकि दोनों ऑप्शंस में आ गए हैं और एक ही ऑप्शन सही है, तो हम लोग कौन सा बेटर रहेगा साथियों? बिल्कुल सही बात है, नॉट हमसे साफ साफ कह रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो बेटर है कि हम लोग फ्यू ही यूज़ करेंगे। ठीक, तो एना के पास कम दोस्त नहीं है, यानी काफ़ी दोस्त है, क्योंकि आप नॉट के साथ में अ फ्यू लगा दोगे तो सेंटेंस का सेंस बड़ा अजीब हो जाएगा। इसकी हिंदी हो जाएगी, एना के पास नहीं है कुछ दोस्त, तो अब इसका कोई मतलब नहीं निकला। एना के पास नहीं है कुछ दोस्त, कुछ पॉजिटिव वर्ड है और नहीं जो है नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव पॉजिटिव साथ में आकर के खिचड़ी बन जा रही है, समझ में नहीं आ रही बात। डबल नेगेटिव हमने यूज़ कर दिया, कोई बात नहीं। एना के पास, देखिए इसको दोनों सेंस में ले सकते हैं, एना के पास कम दोस्त नहीं है। ठीक, कम दोस्त नहीं है यानी उसके पास काफ़ी दोस्त हैं। ठीक, दोनों नेगेटिव ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। नॉट फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास दोस्तों की कमी नहीं है। ठीक, इसका मतलब उसके पास काफ़ी दोस्त हैं। तो साथियों, हमारा आंसर आ गया, बेस्ट आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, सिंस को अंडरलाइन किया जाए, बिकॉज वाला है, क्योंकि ये तो कंप्लीट सेंटेंस को लिंक कर रहा है। देखिए, बिकॉज शी इज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि वह भाषा की टीचर है, यानी लैंग्वेज पढ़ाती है। ठीक, कॉमा, ओ आगे जो बात होगी वो भाषा से ही संबंधित होगी। वन वुड नॉट एक्सपेक्ट हर, तो हम उससे उम्मीद एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। टू बी, होना, टू बी, होना। गिल्टी, आगे लिखा है गिल्टी, यानी दोषी, दोषी प्लस होना। हम उससे उम्मीद नहीं करते हैं दोषी होने की, ऑफ अ, ओ अच्छा वो क्या आ गई, तो शिज्म,
शिज्म का मतलब आता है स्प्लिट, ब्रेक। ठीक, अब ब्रेक से तो यहाँ कोई लेना देना नहीं, इंग्लिश का टीचर है और हम उससे उम्मीद नहीं करते हैं कि वो ब्रेक लेगी, कोई मतलब नहीं हुआ। दूसरा कहता है बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट का मतलब क्या आता साथियों, इधर देखो, कई बार ये बताया है, नहीं बताया तो अब जान लो। बॉम्बास्ट का मतलब आता है, मीनिंग हो जाता है बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ बोलापन है ना, हिंदी में कहते हैं बड़ बोलापन। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स में क्या क्या आते हैं, हाइपर बोले। ठीक, फिर आपका वो वर्ड जो मैं आपको बार बार लिखाता हूं भैया दादा, मैग्नी लोक्वेंट, और अच्छा बड़ा बोलापन है ये, तो ENCE लगा दो। ठीक, मैग्नीलोक्वेंस, ठीक, बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्ट, हाइपरबोले, मैग्नीलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस। ठीक, और 5 लेते हैं, बल्कि 6 ले लेते हैं, एग्जैजरेशन। ठीक, अब भाई थोड़े तो याद करने पड़ेंगे, और बाकी मैंने रूट से बता रखे हैं वर्ड, मैं अभी रूट पे नहीं जाना चाह रहा हूँ ज़्यादा लंबी, बस याद रखिएगा। ठीक, बोल का मतलब जाता है वॉल्यूम, बोलना। लोक का मतलब जाता है टॉक्स, बातें। ठीक, ये लोक का मतलब ये आएगा टॉक्स, बातें। ठीक, बोस्ट का मतलब तो आप जानते होंगे, गप, बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे मारना। ठीक, तो देखिए हाइपर बोले, हाइपर का मतलब जाता है इमेजिनरी, काल्पनिक, यानी सच्चाई से कहीं अधिक। ठीक, तो हाइपर बोले तो कौन सी बातें, सच्चाई से परे की बातें, इमेजिनरी बातें, काल्पनिक बातें, हवाई बातें। ठीक, तो ये मीनिंग हो गया बड़बोलापन। ये देखिए मैग्नी, मैग्ना का मतलब आता है मैग्नीफाइंग, बड़ा कर देना। लोक का मतलब बातें, बड़ी बातें करने की अवस्था। ग्रैंड, भव्य, बड़ा। लोक, बातें, बड़ी बातें। ठीक, सबका मीनिंग सेम। बोस्ट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, और एग्जैजरेशन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, ये भी रिलेट हो जाता है लेकिन थोड़ा सा लव टाइम लगेगा। एग्जैजरेशन का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर बोलने की प्रक्रिया, अवस्था। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 6 सिनोनिम्स मैंने आपको लिखा दिए बड़बोलेपन के। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं, ये भी याद करने पड़ेंगे। मैंने कोशिश किया है, आप इसको एक बार दोबारा से इसको चला के देखिएगा, रिवाइंड करके, या पूरा दोबारा तिबारा चौबारा देखिए। ठीक है, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए साथियों। ठीक, अपने दोस्तों को बताइए, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और लाइक ज़रूर दबाइए। ठीक है, ठीक है, उसी से फिर आगे जा करके हम लोग और आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें करते चले जाएंगे। ठीक, तो बहरहाल मैं आपसे बता रहा था क्या, मैं आपसे क्या बता रहा था, ये तो ये हम लोग के निकल के आगे बड़बोला के 6 है ना, इसको रिवाइंड करके देखिएगा। तो बोल का मतलब मैंने बोलना, वॉल्यूम, बोलना। ठीक, हाइपर, काल्पनिक बातें बोलना। ठीक, ये मैंने बता दिया है, मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन आप दोबारा देखिएगा तो आपको फिर वो वर्ड याद नहीं करने पड़ेंगे, वो याद हो जाएंगे अपने आप। ठीक, मुझे इसीलिए याद नहीं करना पड़ता क्योंकि मैं 75% वर्ड्स को रिलेट कर लेता हूँ, और वही मैं आपको धीरे धीरे सिखाता जा रहा हूँ। ठीक, सोलिसिज्म। ठीक, अब इसका कोई रूट नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। मैंने बोला 75%, 25% याद करने पड़ेंगे। सोलिसिज्म का मतलब जाता है भैया कि ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, या लैंग्वेज की एरर, भाषाई कमी। ठीक, दोष, भाषाई दोष या व्याकरण का दोष। और स्टेंशियन, स्टेंशियन का मतलब तो जाता है, ये तो उल्टा ही हो गया भैया, ये तो एक प्रकार का, हाँ ठीक है, स्टेंशियन का मतलब एक पोल, खंबा। ठीक, और पोल, और एक प्रकार का ये स्टॉपर भी हो जाता है, दोनों सेंस में आता है, सपोर्ट भी कर सकता है। ठीक, खंबा जो है वो सपोर्ट भी करता है, खंबे पे हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं हाथ टेक करके, और खंबा जो है वो हमारी स्पीड को या हमको रोकने के लिए भी यूज़ किया, बैरियर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ठीक, तो डिपेंड करेगा। स्टेंशियन का मतलब हो गया एक निकला हुआ हिस्सा, एक खंबा या डंडे जैसा निकला हुआ हिस्सा जो आपको सपोर्ट भी दे सकता है और आपका रास्ता भी रोक सकता है। ठीक, तो हमारा बेस्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, क्योंकि वो एक
भाषा की टीचर है, तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वो व्याकरण की दोषी होगी। आंसर आ गया थर्ड, सोलिसिज्म। और ये वर्ड कई एग्जामिनेशन में इधर आ रहा है रेगुलर बेसिस पे, इसलिए आप इसको महत्वपूर्ण मान सकते हैं। आगे बढ़े, बढ़ो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10th, द कॉन्विक्ट, अपराधी, वॉज डैश ऑन अ मंडे। द कॉन्विक्ट वॉज हैंगिंग ऑन अ मंडे। भाई वो लटका रहा है, वॉज हैंगिंग, लटका रहा है, ठीक। अच्छा, वॉज बैंग्ड, बैंग का मतलब आता है किसी का सर, डम, बैंग, बम बम, यानी किसी के टक्कर मारना, टकराना। तो उसका वॉज बैंग्ड, उसको मंडे को जो है उसको टकराया गया था, तो कोई सेंस नहीं निकला। तीसरा कहता है वॉज हंग, लटका हुआ था, और चौथा कहता है हैंग्ड। तो अब याद रखिएगा साथियों, फ्रेंड्स, और अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और वो बात क्या है मैं जल्दी से लिख देता हूं। और वो बात है, फांसी के लिए हम लोग हैंड ही यूज करते हैं, ठीक। ओनली फॉर, याद रखिएगा, ये ओनली फॉर फांसी, और बाकी सब के लिए हम लोग हंग यूज करते हैं, लटका हुआ था, और हैंग लटकाया गया था फांसी पे। ओनली फॉर फांसी, ठीक। हैंग्ड टिल डेथ बोलते ना, द कॉन्विक्ट शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। तो ये आंसर आ गया हमारा, आंसर नंबर 4, 11th। डैश मतलब 11th पे आ रहे हैं हम लोग। डैश शी कांट ड्राइव, पहला वर्ड गायब कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब ये आया, शी कांट ड्राइव, वो ड्राइव नहीं कर सकती है, कॉमा। अनीता हैज बॉट अ कार, ड्राइव नहीं कर सकती है, अनीता ने एक कार खरीद ली। ड्राइव नहीं कर सकती है नेगेटिव सेंटेंस है, अनीता ने कार खरीद ली एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जो भी कंजंक्शन इन दोनों सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ेगा वो होना चाहिए जो एक प्लस और एक माइनस को लिंक करता है। देखते हैं, सिंस तो डबल प्लस या डबल माइनस को लिंक करता है साथियों। सिंस किसको लिंक करता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस को लिंक करता है, ठीक। दूसरा हमारा कहता है इवन इफ, भले ही, ठीक। इवन इफ, उस परिस्थिति में, अब यहां पे किसी परिस्थिति की बात तो नहीं हो रही भाई। इफ का मतलब, इवन का मतलब होता है भी, इफ का मतलब होता है अगर, अगर ये भी हो जाए। अभी मैं सेंटेंस लिखा दूंगा, ठीक, दिखाई देता हूं। इवन इफ आई गो विद यू, भले ही मैं तुम्हारे साथ चला जाऊं, या अगर, देखिए अगर और भी कैसे देखिए एक साथ आता है, ठीक है। देखिए इसे कहते हैं अंग्रेजी, और अंग्रेजी पढ़ाने का तरीका, और इसे कहते हैं अंग्रेजी समझने का तरीका जो आप कर रहे हैं, ठीक है। इवन इफ आई गो विद यू, ठीक, अगर आई गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊं, आई वोंट टॉक, फिर भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ चला भी जाऊं, अगर और भी एक साथ, इवन इफ, अगर मैं तुम्हारे साथ चला भी जाऊं, आई वोंट टॉक, मैं बात नहीं करूंगा। गो विद पॉजिटिव हो गया, वोंट टॉक नेगेटिव हो गया। लेकिन उस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में आई गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊं, मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहां परिस्थिति की कोई बात ही नहीं हो रही, इसलिए ये कट जाएगा। इवन दो, दो, ऑल दो, इवन दो, मैंने आपको बता रखा है, फिर से एक बार जान लीजिए भैया जल्दी से, समय कम है, ठीक है।
इसको रिवाइंड करके 10 बार देखना, गेन करते जाओगे हर बार, ठीक है। दो, ऑल्दो, इवन दो, तीनों का मतलब जाता है क्या? यद्यपि, हालांकि, ठीक। और क्या करते हैं? एक प्लस और एक माइनस, दो रिवर्स सेंटेंस को जोड़ते हैं। इवन दो शी कांट ड्राइव, यद्यपि हालांकि वो ड्राइव नहीं कर सकती है, ठीक। शी हैज बॉट अ कार, उसने एक कार खरीद ली है, ठीक। आंसर आ गया, आंसर नंबर 3 आ गया। और चौथा कहता है वेदर और नॉट, होगा हाँ है या नहीं, ठीक। वेदर और नॉट का मतलब आता है या नहीं। अब है या नहीं से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 12। ही मस्ट डैश द लोन्स। पहला कहता है ही मस्ट, अरे भैया मस्ट के बाद में तो V1 आना चाहिए, ठीक। रिसीट तो नाउन होता है, रिसीव वर्ब होता है, रिसीट नाउन है दादा। ये देखो, प्राप्त करना वर्ब और रिसीट नाउन। ये रसीद प्राप्त करना और रिसीट रसीद, ठीक। प्राप्ति, ये प्राप्त करना है, ये प्राप्ति है, ठीक। तो ही मस्ट के बाद में V1 आज, ही मस्ट रीपे द लोन, हो सकता है उसको लोन वापस पे करना आवश्यक है उसके लिए, ठीक। मस्ट का मतलब आवश्यक है। तीसरा कहता है रिपीट, ही मस्ट रिपीट द लोन, उसको लोन को रिपीट करना चाहिए, ठीक। और रिपील का मतलब है कि किसी चीज़ को हटा देना, रिमूव, ठीक। तो उसको लोन हटा देना चाहिए, कोई सेंस नहीं हुआ। उसको लोन सिर्फ वो एक ही काम कर सकता है इनमें, वो लोन को रीपे कर सकता है। 13th, दे वर वरिड अबाउट अ न्यू कल्ट, ठीक। कल्ट का मतलब एक नया संस्कृति तो नहीं कह सकते, एक नया, एक छोटा सा मिनी सिस्टम, कल्ट, ठीक। दे वर वरिड अबाउट अ न्यू कल्ट, वो उस नए एक सिस्टम को लेकर चिंतित थे, ठीक। विच, अब आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन है या क्या बोलते हैं, कंजंक्शन है, ये डिसाइड करेगा आने वाला वर्ड। ओ, चारों ऑप्शंस वर्ब हैं, तो क्लियर है। जैसा मैंने कल, अगर आपने एसटी देखा हो तो मैंने आपको मतलब टेस्ट देखा हो, टेस्ट नंबर 10, जो बेसिकली बैंक्स से रिलेटेड था, लेकिन ग्रामर तो उसमें भी थी और काफ़ी टफ ग्रामर थी, ठीक है। ऐसे टेस्ट को देखिए, ठीक, बहुत टाइम लगता है, ठीक। तो लेकिन वो रूल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक। फटाफट समझने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, मतलब कल जो टेस्ट था उसकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये तो सीधा सीधा, ये तो मैंने शॉर्टकट्स बना रखे हैं भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउन प्लस हु, विच, दैट प्लस वर्ब, तो ये क्या माने जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। और ये नाउन और ये वर्ब आपस में डायरेक्टली रिलेट हो जाते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ उन दोनों को रिलेट करने का काम करता है, ठीक है। तो हु यहाँ पे यूज होता है पर्सन्स के लिए, विच यूज होता है थिंग्स के लिए, और दैट यूज होता है दोनों के लिए। यानी दैट, हु और विच दोनों, पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज हो सकता है, और हु, ठीक। तो नाउन प्लस, अगर ये फॉर्मेट आ रहा है कि नाउन प्लस हु, विच, दैट प्लस वर्ब, तो मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसमें इस नाउन का रिलेशन सीधे सीधे इस वर्ब से हो जाएगा, ठीक है। ये नाउन सिंगुलर प्लूरल, तो वर्ब भी उस हिसाब से सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। ये देखते हैं, तो दे वर वरिड अबाउट अ न्यू कल्ट विच, और क्योंकि चारों ऑप्शंस वर्ब में चल रहे हैं तो क्लियर है कि विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, तो लिख दीजिए उसके नीचे आर पी, विच के नीचे लिखो आर पी, रिलेटिव प्रोनाउन। अब उसके पहले जो नाउन आ रहा है, उसके बाद में जो वर्ब आ रहा है, वो दोनों सिंगुलर या डबल प्लूरल होंगे, ठीक। देखते हैं क्या आया। आहा साथियों, आंसर नंबर 4 कट गया, क्योंकि कल्ट के नीचे सिंगुलर नाउन लिखो, ठीक, और विच आरपी आ गया तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए चौथा कट गया क्योंकि वर लगा है। इसलिए पहला कट गया क्योंकि घटना पास्ट में है। देखिए घटना किसमें चल रही है, दे वर के नीचे पास्ट लिखो, घटना पास्ट में है, ठीक। तो क्लियर है, पहला भी कट गया, चौथा प्लूरल की वजह से कट गया,
दे मस्ट बी गेनिंग, ठीक है, जो गेन कर रहा, जिसका गेन करना आवश्यक था, ठीक, तो कोई मजा नहीं आया। विच वॉज गेनिंग मैनी फॉलोअर्स, जो बहुत सारे अनुयायी को गेन करा था, यानी उसको बहुत सारे अनुयायी प्राप्त हो रहे थे, मिल रहे थे, ठीक। और ज्यादा अच्छा क्यों निकल के आ रहा है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि लिखा है, देखिए, न्यू कल्ट, एक नया सिस्टम, एक नई सोच आई थी जो बहुत तेजी से लोगों में फैलती जा रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो बेस्ट आंसर है आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 में सेपरेट की स्पेलिंग भाई 1 ही सही है, आपको पता ही होगा, अलग करना। एक्सहिलरेट, एक्सहिलरेट में स्पेलिंग सही है एक्स, हाँ, LARAT, एक्सहिलरेट, ठीक। और मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो अब बता रहा हूं भाई, हिलेरियस वर्ड से ये तीनों वर्ड बनते हैं। हिलेरियस में जरा ये देख लेना यार, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, स्टार लगा दो, चेक कर लेना कि ये सिंगल एल होता है या डबल एल होता है, ठीक। ठीक है, तो ये 3 हमारे, और बताओ वैसे ये तीनों आप स्पेलिंग एक बार फिर से चेक कर लेना, ठीक, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी इस वक्त तो मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जो फैक्ट है मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ। आप एक बार इसको तीनों स्पेलिंग को एक बार चेक कर लेना दोबारा से। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। हिलेरियस का मतलब आता है, आपको बताइए होगा, मजाकिया। अब देखिए मैं हिंदी की स्पेलिंग गलत गलत लिख देता हूँ कई बार, मजाकिया, ठीक। और एक्सिलरेट का मतलब आता है बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना, यानी एक्साइट, और एक्सेलरेशन यानी एक्साइटमेंट, यानी उत्साह, उल्लास और उत्तेजना से भर उठना, एक्सेलरेशन, खूब हंसना, बोलना, हर्षोल्लास, चीखना, चिल्लाना। हिलेरियस, एक्सेलरेट, तीनों में हिल रूट चल रहा है, देखिए, हिलैरी, ठीक, हिलेरियस, ठीक, सॉरी, तो तीनों हिलेरियस रूट पे चल रहे हैं, और तीनों का मतलब खूब हंसी मजाक, चीख पुकार, खुशी वाली सेंस आ जाता है, ठीक। लिख लिया ना, एक्साइट, एक्साइटमेंट, हिलेरियस, मजाकिया, ये उत्तेजित होना, और ये उत्तेजना, उत्साह, उल्लास, ठीक, इस सेंस में आता है। तो साथियों आंसर आ गया, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। स्पेलिंग आपको पता ही होगी, आंसर नंबर 3, जर्नल, JOURNAL। हैरेस, HARR हो जाएगा इसका आंसर। 17 HARA, सॉरी, डबल S, ठीक है। हैरेस, हैरेस का मतलब है किसी को बहुत परेशान करना, ठीक, पता ही होगा आपको। और लाइसेंस, LICENSE 1 हो गया आंसर हमारा, और म्यूनिसिपल, ICIPLPALPL, म्यूनिसिपल, हाँ सॉरी, 2 नंबर, ठीक है। म्यूनिसिपल का मतलब हो गया भाई ये पालिका, नगर पालिका, ठीक। तो ये स्पेलिंग होगी। फटाफट 20 से 24 भी देख लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि जिन क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना है उन पे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। द स्टाफ कंसिडर्ड मिस्टर रॉजर स्टोब, स्टाफ उनको क्या समझता था? सीधा सीधा आंसर 4 है। एन इंटिमिडेटिंग पर्सन, इंटिमिडेट का मतलब एक भयावह व्यक्ति, डरावना लिखो, किसी दिन टिमिड का रूट लिखाएंगे, टिमिडिटी, टिमिडनेस, इंटिमिडेट, इंटिमिडेशन एक साथ लिखा देंगे। अभी देखता हूँ मैं कितने क्वेश्चंस हैं जिनमें समय लगेगा, उसी हिसाब से लिखा दूंगा। आगे आते रहेंगे, टेस्ट तो चलते रहेंगे। Another word for magnanimous, ठीक, मैग्नेनिमस का मतलब 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है। देखिए लिख देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ, सोच रहा हूँ, क्योंकि मैग्नेनिमस ये तो बार बार आता है, मैग्नेनिमस भी बार बार आता है। वैसे 3 वर्ड से मिलकर बन रहा है साथियों, मैग्ना, और कोई भी मैग्ना होगा उस सब का मीनिंग क्या होता है? मेगा प्लस एनिमल, एनिमल मानने, एनिमल क्या एनिम होता है, प्लस OUS। साथियों देखिए 3 वर्ड ध्यान दीजिएगा। मैग्ना, मेगा का मतलब हो गया बड़ा, विशाल। एनिमल का मतलब हो गया जीवन, ठीक। OUS का मतलब वाला, ठीक। तो अब थोड़ा ऐसे, अब आप कहो कि मुझे फिजिक्स के हिसाब से रिलेट करना है, तो भैया नहीं होगा।
हम अंग्रेजी के टीचर हैं, हम अंग्रेजी के हिसाब से रिलेट करेंगे, हम भावनाओं से रिलेट करेंगे, ठीक। हम थोड़ा लॉजिक से और थोड़ी कल्पना से रिलेट करेंगे। तो बड़ा जीवन जीने वाला, बड़ा जीवन किसका हो सकता है? जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका उदार व्यक्ति, मैग्नैनिमस, उदार व्यक्ति, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होता है, जेनरस का मीनिंग हो जाता है, इसलिए आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 1। मैग्निफिशेंट का मतलब बहुत, फिर भाई मैग्नी बड़ा, ठीक। किस दिन मैग्ना रूट पर लिखा देंगे बहुत सारे वर्ड्स। हाई हैंडेड, ठीक, का मतलब भाई एक तो घमंडी टाइप का हो गया, ठीक, घमंडी। और एरोगेंट, 3 और 4 सिनोनिम्स हो गए। एरोगेंट का मतलब तो घमंडी होता ही है, ठीक। प्राउड, नेगेटिव वाला प्राउड, PROUD, अहंकारी, घमंडी, ठीक। एरोगेंट, बहुत सारे वर्ड हैं इसके, वो भी लिखा देंगे। सबको हम कह रहे लिखा देंगे यार, चलो अच्छा। लिख लेते हैं, है ना। फिर हर एक को अगर मैं कहता रहूँगा लिखा देंगे, लेकिन फिर ये है ना कि शीट में टाइम लग जाता है, तो कई लोग जो है वो वही टाइम है, फिर डेटा है, कई बातें हैं, ठीक। आप समझिए उस बात को, है ना। तो एरोगेंट का मतलब हो गया हमारा घमंडी। प्राउड नेगेटिव वाला, है ना। एक प्राउड तो गर्व वाला भी होता है, हम लोग बात कर रहे हैं नेगेटिव वाले की, यानी घमंड वाले की। फिर इसके उसमें आ जाएंगे हमारे कंसीटेड। एक वर्ड होता है देखिए कंसीटेड, यानी घमंडी। पॉम्पस, POMPOUS, 4 लिख लो भी। एरोगेंट, प्राउड, कंसीटेड, पॉम्पस। और भी होते हैं, फिलहाल 4 लिखा रहा हूँ। चारों का मतलब हो गया बहुत ही अहंकारी, घमंडी, घमंड से भरा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। What best describes Mr. Rogers at the school assembly? आंसर आ गया तीसरा, रूथलेस एंड क्रूअल। बहुत ही क्रूर व्यक्ति था और बहुत ही निर्मम और क्रूर, है ना, आप पढ़ सकते हैं। इन अ मोस्ट इंटिमिडेटिंग वे, फिर वही बात, डरावना तरीका। इंटिमिडेट का मतलब डराना, वे का मतलब तरीका, डरावने तरीके, सबसे डरावने तरीके से, यानी आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 2, इन एन एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग मैनर। फ्राइट का मतलब क्या होता है? भय, फियर। देखिए फियर वाले वर्ड देखिए, फियर, ठीक, फ्राइट, स्केयर, ठीक, ये 3 हमारे हो जाते हैं ना, ठीक। फियर से फियरफुल, फ्राइट से फ्राइटेंड, स्केयर से स्केरी, कई वर्ड्स बन जाते हैं, लेकिन ये 3 वर्ड आए थे हमारे डर के लिए, ठीक। फियर और फ्राइट और स्केयर, डर, ठीक। अफ्रेड, ठीक। phrases afraid of, scared of, frightened of, ठीक। fear of, fearful of, सबका मन हो जाता है से डरना, सबका सेंस हो जाता है से डरना। इसके आगे घोस्ट लगा दो, बस मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अफ्रेड ऑफ, घोस्ट, भूत से डरना। स्केयर्ड ऑफ, घोस्ट, भूत से डरना। फ्राइटेंड ऑफ, घोस्ट, भूत से डरना। फियर ऑफ, घोस्ट, भूत का डर। फियरफुल ऑफ, घोस्ट, भूत से डरने वाला, ठीक। तो सबके साथ में क्या लग जाता है? पांचों के साथ में ऑफ प्लस वह नाउन जिससे डरा जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा नेगेटिव जिससे वो डर रहा है, ठीक। तो ये रहा साथियों हम लोग का आंसर नंबर 2 आ गया इसका, ठीक। 23 का 24, व्हाट हैपेंड टू बॉयज हु विजिटेड हिम इन प्राइवेट। वह लड़के जो प्राइवेट में निजी रूप से उनसे मिलते थे, कैसे मिलता था? आखिरी की 2 लाइन में क्लियर है, ठीक। सॉरी, लास्ट लाइन में देखिए, इन प्राइवेट को आपने अंडरलाइन कर दिया होगा। ही कुड बी मैग्नैनिमस एंड जेंटल, यानी वो मैग्नैनिमस होता था, जो उन्होंने पहले लिखा था, उदार, और जेंटल, बहुत ही सभ्य सज्जन व्यक्ति के रूप में निकल के आता था, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा आंसर नंबर, हाँ ठीक है, अच्छा, इन प्राइवेट व्हाट हैपेंड टू बॉयज, सॉरी, वो
सॉरी वो लिखा है कि वो कैसा महसूस करते थे। तो वो कैसा महसूस करते थे लिखा आगे, एनी बॉय हु वॉज रियली इन ट्रबल वुड रिसीव अ सिंपैथेटिक हियरिंग एंड वेंट आउट फीलिंग दैट द बर्डन हैड बीन लाइटन्ड, कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। हर छात्र जो उनसे मिलता था प्राइवेट में वो ये महसूस करता था। ठीक, तो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3, दे सीम्ड रिलीव्ड ऑफ देयर ट्रबल्स। उनको लगता था कि उन्होंने अपने जीवन में राहत पा ली है। ठीक, जाओ बच्चा, राहत। ठीक, ये सेंस है 25। इस बार हमको करना है एरर्स और बताना है कि भाई कौन से पार्ट में एरर है। ही इज नॉट वट यू वुड कॉल एन ऑनेस्ट मैन, कॉमा डजंट ही, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को ही रिवर्स कर कर क्वेश्चन टैग बनता है। आप अंडरलाइन करेंगे किसको, ही को और इसको। अब क्वेश्चन टैग का मैं आपके कॉन्सेप्ट तो बताने वाला नहीं हूं, ठीक, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को ही रिवर्स करके क्वेश्चन टैग बनता है। और हेल्पिंग वर्ब ना हो तो डू, डज, डिड को यूज किया जाता है एज हेल्पिंग वर्ब। इतना बता सकता हूं अभी, ठीक है। तो यहां सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है ही इज, ठीक, और इसका फिर उधर क्या बन जाएगा, इजंट ही, और यहां लिखा था डजंट ही। तो गलती है आंसर नंबर 3 में। डजंट ही की बजाय क्या हो जाएगा, इजंट ही। ही इज को आप अंडरलाइन कर सकते हैं और इज को उल्टा करके इज नॉट, नॉट लग जाता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक। सॉरी नॉट यहां लगा हुआ है तो टैग में नॉट हट जाएगा, तो हो जाएगा इज ही, ठीक। ही इज नॉट लिखा है तो वहां क्या बन जाएगा, ही इज नॉट लिखा है तो टैग में क्या बन जाएगा, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है नॉट। तो नॉट तो गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा इज ही और क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा QT यानी क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग, ठीक है। साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को लेते हैं। हैव यू बीन डूइंग व्हाट हैज बीन, ठीक, आस्क्स ऑफ यू। अरे भैया बीन, ये वो वाली बीन नहीं है, ये अंग्रेजी वाला बीन है, ठीक। यहां बीन बजाइए तो सोच समझ के, पता नहीं कौन सा बीन बजा दिया इन्होंने। अरे भैया बीन के बाद V1 V2 V5 नहीं आता है। बी और बीन के बाद में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब प्लस एस आता है बस, ठीक। जैसे बी डूइंग और बी डन, ठीक, दिख रहा है। बी डूइंग, डूइंग हो गया वी, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, सॉरी नहीं, आता है ना 3 and 4 भैया, 3 and 4 ये एस फॉर्म, वी का एस फॉर्म नहीं आएगा, क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। केवल V3 और V4 आ सकता है, ठीक। तो डूइंग हो गया हमारा V4, सॉरी भैया, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये हो गया V3। तो बी और बीन के बाद में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी जैसे डन, या वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म यानी डूइंग, ये आ सकते हैं, ठीक। और यहां पे देखिए क्या यूज किया गया है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 में हैज बीन और आस्क्स तो V5 हो गया, तो बीन के बाद में V5 नहीं आता है, ठीक है। तो बीन के बाद में क्या आ जाएगा, या तो ING या ED आ जाएगा। ING लगा के कॉन्टिन्यूअस बनेगा और ED थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बनेगा। देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, हैव यू बीन डूइंग, क्या तुम करते चले आ रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक। क्या तुम करते चले आ रहे हो। व्हाट हैज बीन आस्क्ड, वो जो, व्हाट का मतलब होता है वो जो, लिखो वो जो, ठीक। फिलहाल इतना बताऊंगा, व्हाट वो जो, हैज बीन आस्क्ड, ओ जो तुमसे पूछा गया है, जो तुमसे कहा गया है। क्या तुम वो करते चले आ रहे हो जो तुमसे पूछा या कहा गया है। तो साथियों सेंटेंस पैसिव में चला गया है, तो ये हो जाएगा, गलती है 2 में, आस्क्स के बजाय आस्क्ड,
थर्ड फॉर्म आकर के सेंटेंस पैसिव में चला जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं यारों। काइंडली सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, काइंडली, ठीक, और प्लीज के बाद में हमेशा V1 आता है, ये याद रखिएगा भैया। ठीक, क्या याद रखिएगा, फिर लिखता चला जाता हूं। मैंने कहा हर क्वेश्चन में आपको सिखाता जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। हर क्वेश्चन में भी जो भी चीज सिखाने लायक होगी, ठीक, और जो चीज छोड़ूंगा वो जो आगे कहीं ना कहीं कवर करूंगा, ये मत सोचिएगा। ठीक, ठीक है, समय को भी ध्यान में रखना पड़ता है ना यारों। ठीक है, क्या कह रहा था मैं, क्या बता रहा था, प्लीज और काइंडली प्लस V1, बस ये याद रखो। प्लीज दोनों सिनोनिम्स होते हैं, और काइंडली दोनों का मतलब क्या होता है, कृपया, प्लस V1, इनके बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। प्लीज गो, प्लीज डू, प्लीज टॉक, काइंडली गिव मी एन आंसर, कृपया करके मुझे एक आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, काइंडली सबमिट के नीचे V1 लिखो, बिल्कुल सही है। कृपया करके सबमिट करिए योर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स टू द क्लर्क, ठीक, क्लर्क के पास। ठीक, सबमिट के साथ में टू लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबमिट टू, की ओर, टू को हम लोग यूज करते हैं, टू को हम लोग जब ऑब्जेक्ट की ओर जाते हैं। टू दिल्ली, दिल्ली की ओर। आई वॉज गोइंग टू लखनऊ, लखनऊ की ओर जा रहे थे। ठीक, आई वॉज टॉकिंग टू अनिल, अनिल की ओर जाके उससे बात कर रहे थे ना। ठीक, तो टू का मतलब आता है ऑब्जेक्ट की ओर। तो सबमिट करेंगे कहां, क्लर्क की ओर, टू द क्लर्क। ठीक है, 28 लव फॉर आवर्स एनवायरमेंट। भैया पॉजिटिव केस में एस लगेगा तो नाउन नहीं आएगा। ठीक, पॉजिटिव केस में एस लगेगा तो नाउन नहीं आएगा। मैं आपको फटाफटी में ये रूल लिखवा देता हूं। ठीक, रूल क्या है, ये सातों वर्ड लिख देता हूं, शॉर्टकट सीधे मारेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट कहां करते चलेंगे। माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, और ये थर्ड पर्सन हो गया सिंगुलर, और ये हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक, प्लस नाउन, इनके बाद में नाउन आएगा ही आएगा भाई। ठीक है, और इनके हम लोग दूसरे फॉर्म लेते हैं। माई का दूसरा फॉर्म क्या होता है, माइन, अवर में एस लगा के अवर्स, योर में एस लगा के योर्स, हिज में एस लगा के हिज में कोई चेंज नहीं होता है, हर में एस लगा के हर्स, इट्स में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, और देयर में एस लगा के देयर्स। ठीक, इनके बाद में ठीक नाउन नहीं आएगा, एस फॉर्म इनको बोलते हैं हम लोग। ठीक, अब मैं ये डिटेल में नहीं आ रहा हूँ कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, वो एक अलग विषय है। ठीक, लेकिन ये याद रखिएगा, मैंने शॉर्टकट बता दिया। माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स और देयर के बाद में नाउन आएगा, और माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स और देयर्स के बाद में नाउन नहीं आएगा, क्योंकि इनमें ऑलरेडी एस लगा है जो नाउन का काम कर रहा है। ठीक, हाँ, आप कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई, हिज तो चेंज नहीं हुआ। ठीक, हिज और इट्स ये दोनों सेम रहे, देखिए, इसलिए इन दोनों पर ये रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि हमको नहीं मालूम है कौन सा हिज नाउन वाला आ रहा है, दोनों सेम तरीके से बोला जा रहा है। ठीक, बाकी 5 वर्ड है, माई, अवर, यूअर, हर और देयर प्लस नाउन, और माई, माइन, अवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स क्रॉस नाउन। ठीक, याद रखिएगा। तो यहां पे आ गया लव फॉर आवर्स एनवायरनमेंट की बजाय हो जाएगा लव फॉर आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के लिए प्यार, के लिए प्यार। इज इनफ, काफी है, टू प्रोटेक्ट नेचर, इन्फिनेटिव लग गया, वाई बताता है काफी है, क्यों, क्या चीज, क्या करने के लिए, प्रकृति को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर, ठीक है साथियों, समय काफी तेजी से गुजर रहा है, इससे थोड़ा तेज चलता हूं मैं। अब तेज का मतलब पढ़ाऊंगा उसी स्पीड पे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग इंग्लिश क्लासेस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, वह क्लास अटेंड करता नहीं चला आ रहा है। फॉर सिंस भी आ गया, फॉर 1 वीक, बिल्कुल सही है। आंसर आ गया, आंसर नंबर
2. 30. I am too much pleased to know that you have topped the list. भैया एक तरफ खुश भी हो, ये कौन सी खुशी है भाई? प्लीज्ड के नीचे प्लस लगाओ, मच के नीचे भी प्लस लगाओ। हालांकि मच को हम लोग नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं फिर भी, लेकिन टू के नीचे माइनस लगाओ, टू का सिर्फ नेगेटिव मीनिंग होता है, याद रखिएगा। क्या क्या बताया मैंने आपको? ये देखिए, ठीक है, टू का मतलब होता है कुछ ज्यादा ही, सेंस नेगेटिव, ठीक। और वेरी ये न्यूट्रल होता है भाई, ठीक। ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक। तो वेरी मच हो सकता है, ठीक। हम लोग बोलते हैं भाई आई लाइक यू वेरी मच, ठीक। आई लाइक यू टू मच कह दिया दादा तो गलत हो गया, ठीक। आई लव यू टू या आई लाइक यू टू वो अलग बात होती है, ठीक। मैं भी, तो टू का एक मतलब हो जाता है भी, आई टू वेंट टू, ठीक। मैं लिखा है तो टू का पहला मीनिंग हो गया, एक मीनिंग तो ये हो गया। पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। ठीक, ये देखिए, जल्दी से देखते हैं साथियों। देयर इज टू मच शुगर इन द टी, नेगेटिव हो गया। चाय में चीनी कुछ ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड। और टू का दूसरा मीनिंग क्या हो जाता है? भी। ये आपको देखते समझ में आ जाएगा। आई टू, ठीक, आई टू वेंट टू द मार्केट, मैं भी मार्केट गया था। तो ये भी अलग सेंस में आता है और दूसरा टू, ज़्यादातर ये वाला टू यूज होता है अक्सर, ठीक। तो ये नेगेटिव सेंस में आता है। तो देखिए ये सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, आई एम टू मच प्लीज टू नो, मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश हूँ। तो ये तो भैया आप व्यंग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, ठीक। आपको कहना चाहिए था आई एम वेरी मच प्लीज, मैं बहुत खुश हूँ, ज़्यादा ही, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक। आई एम वेरी मच प्लीज टू नो, ये जानते हुए, ये जानने पर मैं बहुत खुश हूँ, दैट की, और की का मतलब नया सब्जेक्ट वर्ब, ठीक। की यू हैव टॉप द लिस्ट, दैट के नीचे की लिख दिया सबने, जिसको नहीं मालूम है उसको कह रहा हूँ लिखो, दैट के नीचे की लिखो, और दैट की वाला आ गया तो क्लियर है। इसके बाद में नया सब्जेक्ट वर्ब आएगा, देखिए चेक करिए आया कि नहीं आया। यू हैव टॉप द लिस्ट, तुमने लिस्ट टॉप कर ली है, ठीक। तो गलती कहाँ पे हो गई? थर्ड नंबर पे आ गई, टू के बजाय वेरी आ जाएगा। 31। अब ये तो बच्चों वाला भैया, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इट इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी, मोस्ट के नीचे लिखो सुपर, ठीक। सुपरलेटिव डिग्री है, लास्ट में एस टी लगा है, जिस वर्ड के लास्ट में एस टी लग जाए वो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक। टॉलेस्ट, हाईएस्ट, ठीक, लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, क्लेवरेस्ट और मोस्ट, ठीक, ये सब सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक है। और इनके पहले तो भाई द लगेगा ना, ए कहाँ से लग जाएगा? ए एन तो आ ही नहीं सकता, आएगा तो आर्टिकल आएगा तो सिर्फ द आएगा, ठीक। या फिर कोई पॉजिटिव केस आ जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक। माई, अवर, यूर, हिज, हर, इट्स और देयर में से कोई आ जाएगा। मेरा अपना मानना यह है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले ये 8 वर्ड आ सकते हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और द, बस यही 8 वर्ड आ सकते हैं, ठीक। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये होना चाहिए, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी, यानी आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3। 32, वी रिजॉइस्ड एट हिज बीइंग प्रमोटेड, बहुत बढ़िया, ठीक। एट के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए था हिम, एट के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए था हिम, लेकिन क्योंकि उसके बाद में आईएनजी आ गया था, तो भैया जीरेंड से पहले, ठीक, ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि पॉजिटिव केस आ जाता है। मैं लिख देता हूं इसको भी शॉर्ट में,
क्या बताया मैंने आपसे? मैंने आपको बताया, देखिए शॉर्ट में बताऊंगा, बस आपको टिप्स देता चले जा रहा हूं, ठीक है? ठीक, मी, अस, हिम, मैं 5 वर्ड आपको बता रहा हूं, मी, अस, हिम, मी, अस, हिम, हर आ सकता है, इट भी आ सकता है, देयर, 4 ही आए, देयर, क्रॉस, VING, यानी मी, अस, हिम और देयर, सॉरी देम, ये चारों देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। सिर्फ 4 के साथ याद रखना, मी, अस, हिम, देम के बाद VING नहीं आएगा, या ये कहिए VING आ रहा है, उसके पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो याद रखिएगा इन चारों ऑब्जेक्टिव केस को आप इनके पॉजिटिव केस में चेंज करेंगे और क्या बना देंगे? मी का क्या हो जाएगा? माई, अस का क्या हो जाएगा? अवर, हिम का क्या हो जाएगा? हिज, और देम का हो जाएगा देयर। ठीक है भैया, ये रूल हमारा हर, इट्स और यू, सॉरी इट, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, इनके ऊपर लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो एक अलग इशू है, ठीक। लेकिन आप देखिए, याद रखिएगा ये 4 ऑब्जेक्टिव केस के बाद में VING नहीं आएगा। अगर ये 4 आ रहे हैं तो इनको हम इनके पॉजिटिव केस में चेंज करेंगे। ये इन चारों के क्या है? पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव प्लस VING, ये देखो मी गोइंग किसमें चेंज हो जाएगा? माई गोइंग। ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ठीक। ठीक है, हिम टॉकिंग गलत हो गया, हिम किसमें चेंज हो जाएगा? हिज टॉकिंग। ठीक, बस 2 एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, याद रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा देखना हो तो दोबारा इसको पढ़िए, ठीक है। कोई ईगो रखने की जरूरत नहीं है कि मैं दोबारा देख रहा हूं। अरे अपने फायदे के लिए देख रहे हो भाई, दूसरों को मत बताओ कि मैं 10 बार देखता हूं लिंगवाल सर के लेसन्स को, ठीक। लेकिन देखो, तुम्ही को गेन होगा, बहुत गेन होगा, ठीक। अगले ST में, अगले टेस्ट में मार्क्स बेटर होंगे, 3, 4, 5 कर लोगे, बेटर होते चले जाएंगे। जो मैंने सीरीज दे रखी है 1 to 10, सारे 11 कर डालो, अभी 11, 10 पढ़े में करिए उसको, जितना करते जाएंगे आपको फायदा होता चला जाएगा, ठीक। चलो जल्दी साथियों आगे बढ़ जाते हैं, समय काफी हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? वी रिजॉयस्ड एट हिज बीइंग, हिज और बीइंग होना, उसका होना, ठीक। वी रिजॉयस का मतलब खुश होना। हम खुश हुए थे उसके होने पर, क्या होने पर? प्रमोटेड, उसके प्रमोशन पर हम बहुत खुश हुए थे। 33, दिस स्पॉन्ज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्बिंग, 2 के बाद में V4 आने का कोई मतलब नहीं हुआ। दिस स्पॉन्ज इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर हो जाएगा, ये आप जानते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 1, ठीक। और 34, आई एम थिंकिंग आई विल गो टू द मार्केट लेटर दिस इवनिंग। मैं सोच रहा हूँ, हिंदी में तो सही है, लेकिन अंग्रेजी में कुछ वर्ड जैसे मैं आपको भी 4 ही बताऊंगा, ठीक, इंद्रियों से संबंधित, ठीक। इनका संबंध इंद्रियों से, सी, हियर, नो और लिव, ठीक। ये जनरली, वैसे फील भी है और भी होते हैं, ठीक। लेकिन फील को हम लोग कई बार बोलते हैं ना, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए मैं उसको नहीं लिखाऊंगा यहाँ पे, वरना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अंग्रेजी में क्या है ना, कई रूल होते हुए भी रूल नहीं होते हैं, ठीक है। और कई रूल ना होते हुए भी हम रूल बना देते हैं। यानी जो चीज़ आपकी एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से फिट हो रही बिल्कुल, उसको आपको बता दिया शॉर्टकट बना के, भैया ये समझ लो, जैसे मैंने ये बता दिया। ये सब आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, ये सब चीज़ें, ठीक। ये मैंने रूल्स बना दिए आपको, ठीक, अपने 20-25 साल के अनुभव से, ठीक, आपके लिए रूल्स बना दिए कि आपको चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आ जाए। और ये रूल होते हुए मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, कि ये 8-9 वर्ड का रूल है ना, जिनको हम लोग ING में
ठीक, पॉजिटिव वर्ब जो होते हैं। लेकिन मैं उस रूल को एज रूल नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार उसमें आईएनजी लग जाता है। खैर चलो साथियों, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं आपसे लिखाना चाह रहा था कि ये 4 सी इंद्रियों से संबंधित, सी, हियर, नो और आपका लिव मैंने आपसे कहा था, चलो लिव भी ले ही लेते हैं। ये 4 जनरली हम लोग इनका आईएनजी फॉर्म यानी V4 फॉर्म यूज नहीं करते हैं। जनरली कोई रूल नहीं है, ठीक। जनरली इनका हम लोग आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। फील आ गया इसमें क्या आ रहा था, थिंक, सॉरी थिंक भी आ जाएगा इसमें, थिंक। देखिए इंद्रियों से संबंधित है साथियों, इंद्रियों से संबंधित, क्योंकि इंद्रियां पर्टिकुलरली उस समय काम नहीं करती हैं, वो लगातार काम करती रहती हैं, इसलिए इसको आईएनजी नहीं बनाया गया। और आईएनजी का मतलब होता है वो काम जो उस समय हो रहा है, कल नहीं था और कल नहीं होगा, जबकि इंद्रियां थी हैं और रहेंगी, ठीक है। तो सी आंखों की इंद्री, हियर कानों की इंद्री, नो मस्तिष्क की इंद्री, लिव पूरे जीवन की इंद्री, और थिंक फिर वही मस्तिष्क की बात हो रही है, ठीक। तो नो और थिंक जनरली हम लोग इनके आईएनजी फॉर्म को अवॉइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हिंदी में तो ठीक लग रहा है, आई एम थिंकिंग आई विल गो टू द मार्केट, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से चल जाएगा लेकिन अच्छा नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसको होना चाहिए आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ठीक, मैंने ऐसा सोचा है। मैं देख रहा हूँ नहीं, मैंने देखा है, ठीक। मैं सुन रहा हूँ, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, अरे मैं तो सुन रहा हूँ नहीं, मैंने सुना है। मैं देख रहा हूँ, तुम बड़े अच्छी तरह से काम करते हो, नहीं भाई मैंने देखा है, ठीक, मैं देखना चाहता हूँ, जो भी है। तो आई थिंक इसको होना चाहिए, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। आई थिंक आई विल गो टू द मार्केट लेटर दिस आफ्टरनून, शाम को 10 से जाऊँगा। 35 पे आए थे साथियों, ये इम्प्रूवमेंट है और हमको बताना है कि इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, ठीक। 35 पढ़ते हैं हम लोग, 35, ठीक। एवरी पर्सन वॉज नॉट फिटेड फॉर एवरीथिंग, हर व्यक्ति फिटेड नहीं था सब कुछ के लिए। शायद ये कहना चाह रहा है कि हर व्यक्ति हर चीज के लिए फिट नहीं होता है या फिट नहीं है। फिट किया गया था, अरे यार वो इंजन मशीन थोड़ी है कि वॉज फिटेड। जैसे हम लोग बोलते हैं भाई द कार वॉज फिटेड विद अ ट्रैक्टर टायर, यानी कार में एक ट्रैक्टर टायर फिट किया गया, सॉरी एक ट्रैक्टर टायर फिट किया गया। तो ये इंसान के अंदर वो कह रहा है कि हर चीज़ के लिए वो फिट नहीं किया गया था, तो भाई इंसान में कोई अंजर पंजर थोड़ी लगे हुए हैं। तो ये शायद कहना चाह रहा है कि हर व्यक्ति हर काम के लिए फिट नहीं होता है, ठीक, ठीक है। तो ये होना चाहिए एक्चुअली एवरी पर्सन, पैसे में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इंसान फिट किया भी नहीं, इंसान खुद ही चीज़ों के लिए फिट होता है या नहीं होता है। तो इसको होना चाहिए एवरी पर्सन इज नॉट फिट फॉर, आंसर 4 होना चाहिए, इज नॉट फिट फॉर एवरीथिंग। ये कहावत भी है, इसको आप ये भी कह सकते हैं, हर व्यक्ति हर काम के लिए फिट नहीं होता है, ठीक। आंसर आ गया, बेस्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ठीक है। समझाने को इसमें कोई ग्रामर वाली बात नहीं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे इज डाउटफुल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब बिल्कुल सही है। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ की मैंने आपको बताया था 2 मतलब होते हैं, कैसा और कितना, ठीक। देखिए हाउ विल यू गो, इसकी हिंदी में तुम कैसे जाओगे, और हाउ मच टाइम यानी कितना समय, डू यू नीड की तुमको आवश्यकता, कितना समय तुमको और चाहिए, ठीक है। तो 2 तरह से यूज किया हाउ, देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया, वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और हाउ कैसे और हाउ कितना। तो यहां देखते हैं हाउ लॉन्ग कितना लंबा, आई शैल स्टे इज डाउटफुल यानी कितना लंबा मैं रुकूंगा, ठीक। ये डाउटफुल है।
अब यहाँ पे ये कह रहा है हाउ लॉन्ग आई कैन स्टे, कितना लंबा मैं रुक सकता हूँ, ये डाउटफुल है। दूसरा कहता है हाउ लॉन्ग आई विल स्टे, रुकूंगा, ये भी हो सकता है। हाउ लॉन्ग आई वॉन्ट टू स्टे इज डाउटफुल, कितना लंबा मैं रुकना चाहता हूँ, ये डाउटफुल है। भाई अगर आप रुकना चाहते हैं तो वो डाउटफुल नहीं होगा, रुक पाएंगे या नहीं वो अलग बात है, लेकिन रुकना जितना आप चाहते होंगे वो डाउटफुल कैसे होगा। मैं कितने दिन रुकना चाहता हूँ ये मुझे ही डाउट है कि मैं कितना ये काम करना चाहता हूँ, ठीक। तो इसमें दो ही आंसर हो सकते हैं साथियों। इस बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ, डाउटफुल हूँ कि मैं कितने दिन रुकूंगा, यानी आई विल या आई शैल, ठीक। आई विल फोर्स हो जाता है और आई शैल सूचना होती है। यहाँ पे जब वो डाउटफुल हो गया है तो इसमें फोर्स तो कंपल्शन तो है ही नहीं, इसलिए आई विल नहीं होगा, आई शैल होगा, सूचना है और वो सूचना भी उसको क्लियर नहीं है। लेकिन आई विल तो 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आई विल क्या हो जाता है, कंपल्शन हो जाता है, ठीक। और आई शैल जो है वो क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन हो जाती है, इन्फो, ठीक। अब यहां जब वो डाउटफुल है तो कंपल्शन कंपल्सरी तो है ही नहीं, इसके बेस्ट आंसर आ जाएगा हाउ लॉन्ग आई शैल स्टे, मैं कितने दिन रुकूंगा, इस डाउटफुल, ये क्लियर नहीं है। 37 पे हम लोग आ जाते हैं साथियों। अंडरलाइन किया हुआ है शी डिस्ट्रीब्यूटेड एजुकेशन, बाकी सेंटेंस छोड़ देंगे, सीधे उस पर आते, क्योंकि दैट आ चुका है। दैट का मतलब है की, मैंने आपको बताया था अभी, और की के बाद में नया सब्जेक्ट वर्ब आ गया, तो पहले उसी को पकड़ के देखते हैं, क्या बता वहीं से आंसर निकल आए, ठीक। दैट शी डिस्ट्रीब्यूटेड एजुकेशन, उसने बांटी थी शिक्षा। अरे भैया शिक्षा बांटी नहीं आती है, ठीक। अंग्रेजी हिंदी में हम लोग भले ही बोल सकते हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तो मतलब किसी को कुछ फिजिकली देना हो गया, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक। आई डिस्ट्रीब्यूटेड पेन्स, ठीक। ही डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेज, ठीक। शी डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स, फिजिकली कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, लेकिन नॉलेज जो है वो एजुकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती, ठीक। तो देखते हैं क्या आ सकता है। शी कॉन्ट्रीब्यूटेड, उसने अच्छा तीनों आंसर में कॉन्ट्रीब्यूट आ रहा है। अब जरा देखते हैं, शी कॉन्ट्रीब्यूटेड गर्ल्स, उसने लड़कियों का योगदान दिया, लड़कियों का नहीं, लड़कियों को शिक्षा का योगदान दिया, ठीक। बी देखते हैं, शी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द शी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ये कॉन्ट्रीब्यूट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, जो चीज दी जा रही है, कॉन्ट्रीब्यूट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट में आ जाएगी वो चीज जो दी जा रही है। और क्या दिया गया यहाँ पे, शी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू प्लस एजुकेशन, शिक्षा बांटी या शिक्षा का योगदान दिया, लड़कियों की शिक्षा का कंट्रीब्यूशन उसने दिया, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया साथियों, आंसर नंबर 2, कंट्रीब्यूट, शी कंट्रीब्यूट। अच्छा एक नंबर में 3 नंबर में जो है वो V1 आ गया है, तो शी के साथ तो वैसे भी V5 आएगा, V1 तो आ ही नहीं सकता है, तो बेस्ट आंसर आ जाएगा शी कंट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की एजुकेशन की ओर उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। टू प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, की ओर। 38, द डॉक्टर स्क्रिबल्ड, स्क्रिबल का मतलब लिखना, राइट, ठीक। द डॉक्टर स्क्रिबल्ड हिज प्रेस्क्रिप्शन, मैंने अभी बताया था पर्चा लिखना, ठीक। डॉक्टर ने अपना पर्चा लिखा, विच यहां पे कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, क्योंकि देखिए उसके बाद एक नया सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है, विच आई कुड नॉट मेक आउट। मेक आउट का एक मतलब हो जाता है समझना, ठीक। जो मैं नहीं समझ पाया, क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने जनरली कहा था कि डॉक्टर ऐसी राइटिंग में लिखते हैं कि वो सिर्फ किसकी समझ में आता है, हाँ दवा देने वाले की समझ में आता है, और किसी की समझ में नहीं आता है, ठीक। ऐसा कहा जाता, मतलब कहावत है। तो द डॉक्टर स्क्रिबल्ड हिज प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने अपना पर्चे में लिखा था, विच जो आई कुड नॉट मेक आउट, जो मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया था। तो मेक आउट, ये तो सही है, आंसर 1 आ गया, नो इम्प्रूवमेंट। मेक अप का मतलब जाता भाई घाटे को पूरा करना, टू कवर द लॉस, घाटे को पूरा करना। मेक फॉर कुछ नहीं होता, ठीक है, हम लोग बोलते हैं मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हैं, तो के लिए बना फ्रेजल वर्ब नहीं हुआ, जो लिखा है वही मतलब हो गया। मेक ओवर का मतलब जाता है ट्रांसफॉर्म, रूप बदलना, मेक ओवर।
पूरा रूप बदल जाना। ठीक, बढ़ चलते साथियों आगे बहुत तेजी से। ठीक, 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, 80 मिनट हो चुके हैं। आपके पेशेंस की भी मैं दाद देता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप उतना जितनी देर मैं खड़े होकर के, ठीक, बिना पंखे की, बहुत हल्के पंखे पे चारों तरफ बंद करके कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। ठीक, उतनी ही उम्मीद करता हूँ कि भाई मैसेज तभी जाएगा, ठीक, फ़ायदा तभी है मेरे पढ़ाने का जब आप वो पूरा देखें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करें। ठीक, तो साथियों बाकी मेरे बारे में आप जानते ही भाई, ठीक, कि मैं तो अपनी तरफ से लास्ट तक बेस्ट ही देता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा। ये आपके ऊपर है कि आप उसमें से कितना पेशेंस रख करके पढ़ सकते हो, ठीक, और गेन कर सकते हो। ठीक, वो आपका उतना ज़्यादा फ़ायदा उसमें। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया साथियों, आंसर नंबर 1 और 39। नाइदर पार्टीज़, हाँ भाई ये कौन सी अंग्रेजी है। ठीक, नाइदर के साथ में सिर्फ सिंगुलर नाउन आता है। ठीक है, आइदर, नाइदर, ठीक, 1 ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कितनी बार लिखा चुके हैं, फिर से लिख लो एक बार। सीखते चलो, अपना लेवल बढ़ाते चलो। ठीक, बस। ठीक, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, 1, मैनी, ए प्लस सिंगुलर नाउन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, रूल नोट कर लो। तो ये हो जाएगा नाइदर पार्टीज, बिल्कुल ही गलत हो गया, सिंगुलर होना चाहिए। नाइदर पार्टी, दोनों ही पार्टी नहीं, डिजर्व करती है। ठीक, सिंगुलर नाउन हो गया है इसलिए वर्ब पे P5 आ सकता है। ठीक, नाइदर पार्टी डिजर्व्स आवर हेल्प, दोनों ही पार्टी हमारी मदद डिजर्व नहीं करती हैं, इस योग्य नहीं है। क्या योग्य नहीं है, हमारी मदद के योग्य नहीं है। 40 नंबर पे 2 ईडियम्स लिखने हैं साथियों, ईडियम्स या फ्रेजेस। 40, 41, 42 पे द प्रेजेंटेशन बाय द ग्रुप एट द मीटिंग पासेज मस्टर। ठीक, टू पास मस्टर का मतलब जाता है कि जो लिखा है इसमें रिक्वायर्ड स्टैंड, यानी कसौटी पर खरा उतरना। ठीक, पास हो गया है ना, पप्पू पास हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा जो लिखा है पासेस मस्टर यानी मीट्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स, यानी आवश्यक मानकों को पूरा करता है। 41 ऑल एंड सन्ड्रे, ये भी एक फ्रेज होता है। ठीक, हमारी बुक मतलब मैंने जो ऑफलाइन वालों के पास भी होगी उनसे बोल रहा हूँ। ठीक, ये आपको मिल जाएगा ऑल एंड सन्ड्रे, या टेस्ट में मैं देता ही रहता हूँ। ऑल एंड सन्ड्रे का मतलब जाता है सभी, एवरीवन। तो देखते हैं एवरीवन यहाँ पे कॉल है, ऑल द एडल्ट्स एंड एल्डरली, ऑल द एडल्ट्स, सम पीपल, ऑल द पीपल। आंसर नंबर 4 ऑल एंड सन्ड्री। जो कैन बी अ लूज कैनन का कैनन का मतलब हो गया गोला, तोप का गोला, और लूज का मतलब है वो लूज है, मतलब वो ढीला है, वो कहीं भी दग सकता है, फट सकता है। ठीक, एक ऐसा तोप का गोला जिसका कोई टारगेट ही नहीं है, कहीं भी फट सकता है। ठीक, तो जरा देखते हैं आंसर क्या निकल के आया। आंसर आ गया, आंसर नंबर 30। ये वन हु स्पीक्स विदाउट थिंकिंग हो सकता है। वन हु एक्ट्स क्रेजी, जो पागल है, ये तो नहीं कहना चाह रहा है वो। तीसरा वन हु इज़ अनप्रेडिक्टेबल, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं आ सकता है, हो सकता है। और चौथा कहता है वन हु एक्ट्स विदाउट थिंकिंग, जो बगैर सोचे बोल देता है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसका मीनिंग ये होता है कि जो अनप्रेडिक्टेबल है, कि मतलब हमको नहीं मालूम वो कब क्या कहने करने वाला है। आंसर नंबर 3, उसके बारे में कुछ भी पहले से नहीं कहा जा सकता है। इन अ प्रिमिटिव और अनसिविलाइज्ड वे, यानी अशिष्ट, असभ्य। ठीक, ओल्ड, पुराना, विलेज, गांव, रूरल, ग्रामीण, और सैवेज यानी जंगली, बहुत ही अशिष्ट, अभद्र, अशिष्ट, असभ्य। चौथा इंपॉर्टेंट वर्ड है सैवेज, आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो जान लीजिए।
ऑल इन अ मेस, मेस में आपको पहले भी लिखा चुका हूं, ठीक, यानी सब, डिसऑर्डर अव्यवस्था, पूर्ण अव्यवस्था, नेग्लिजेंस निग्लेक्ट करना यानी उपेक्षा करना, इग्नोर, डिस्ट्रैक्ट अट्रैक्ट आकर्षित करना, और डिस्ट्रैक्ट का मतलब है, ठीक, ट्रैक से, डिस प्लस ट्रैक, किसी को ट्रैक से भटका देना, भटकाना, ठीक, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब है डिस्टर्ब कर देना, और डिसअरेंज्ड यानी अव्यवस्थित कर देना। तो मेस का मतलब हो गया डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक, और डिसऑर्डर्ड, अनसिस्टमेटिक, ठीक, यानी पूर्ण अव्यवस्थित, पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज। और चौथा यहां पे आ गया ये वर्ड जो लिखा हुआ डिसअरेंज्ड, यानी पूरा अरेंजमेंट हमने गड़बड़ कर दिया है। वन हु बिलीव्स इन गॉड, अब ये तो मैं पूरा एक इस पे चैनल पे पूरा मेरा पहला वो इसी पे है, ठीक, इस चैनल, मेरे इस चैनल का जो पहला है वो पूरा थीस पर ही है, ठीक, करीब 25-30 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं, उनको जरूर देखिए, बहुत फ़ायदा होगा, बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं वर्ड, ठीक। तो ये हो गया साथियों थीस्ट यानी ईश्वर को मानने वाला, वर्शिपर पूजा करने वाला, पिलग्रिम तीर्थ यात्री, ठीक, और बिलीवर विश्वास करने वाला। आंसर आ गया थी का मतलब ईश्वर, गॉड। वो पूरा वीडियो देख लीजिए, उसमें 25-30 इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाएंगे थी से रिलेटेड, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ कॉन्सर्ट और लेक्चर, जैसे आप लोग हो गए, ठीक, इस लेक्चर को सुनने वाले, ठीक, और कंसर्ट, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट सिर्फ म्यूजिक का होता है, को सुनने वाले लोग कौन होंगे? देखिए स्पेक्टेटर 1 और 4 में ये डिफरेंस है। स्पेक्टेटर का मतलब हो गया व्यूअर, ये देखने वाला है क्योंकि स्पेक सी, व्यू सी, ठीक, ऑडियो कान, ईयर, ईयर से ही हियर बन जाता है, और लिसन हियर, ठीक। ऑडियंस और लिसनर सुनने वाले हैं, स्पेक्टेटर और व्यूअर देखने वाले दर्शक हो गए, ठीक है। यहाँ कॉन्सर्ट की बात हो रही है, कॉन्सर्ट सिर्फ म्यूजिकल होता है और म्यूजिक को यहाँ से सुना जाता है, फिर वो यहाँ जाता है और बैठ जाता है यहाँ पे, अगर अच्छा म्यूजिक होता तो साथियों ये आंसर आ गया हमारा, आंसर नंबर स्पेक्टेटर दर्शक है, जबकि हमको चाहिए लिसनिंग, ठीक, ऊपर लिसनिंग को अंडरलाइन कर दो। लेक्चर को भी सुना जाता है इन जनरल। ग्रुप, ट्राइब, ट्राइब तो आप जानते होंगे, और आपका ऑडियंस यानी श्रोता। हैपनिंग एवरी ईयर, हर साल होने वाला, एनुअल, एनुअली, ठीक, हर साल होने वाला, ठीक। सीजन का मतलब हो गया भाई ऋतु, रूटीन जो रोज होता है, ठीक, या रेगुलरली होता है, और टाइमली का मतलब है बिल्कुल समय से होने वाला। टाइमली बहुत पॉजिटिव वर्ड है, यानी बिल्कुल ठीक समय पे। तो आंसर आ गया सीधा सीधा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहला आ गया एनुअली, ठीक। फिर आ गया हमारा पोलाइट, और पोलाइट का मीनिंग रहता है बहुत ही सविशिष्ट। रैश का मतलब हो गया रफ, 1 और 2 सिनोनिम्स हैं, ठीक। टफ का मतलब हो गया बहुत ही डिफिकल्ट, और रूड का मतलब हो गया बहुत ही असभ्य, अशिष्ट, अभद्र, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा साथियों, पोलाइट का एंटोनिम हो जाएगा रूड, अशिष्ट, अभद्र, ठीक। और इसके मैं कुछ वर्ड आपको बता देता हूँ, ठीक, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाएंगे इसमें। ग्रामर के काफ़ी मैंने रूल्स रिवाइज कराए हैं आपको, कुछ नए, कुछ लोगों को नए भी रूल्स पता चले होंगे और कुछ को रिवाइज हुए होंगे, ठीक। और ये अशिष्ट, अभद्र के लिए देखिए कुछ वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। रूड, सरली और चरली दो भाई, ठीक। सलन, ठीक है। इम्पोलाइट,
डिसकर्टियस, ठीक, अनसिविल, अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, ठीक, पर्ट, इम्पर्टिनेंट, ठीक, और आपका इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट। मजा आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 काफ़ी हैं फिलहाल के लिए, ठीक। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक, जिसमें ये नए वर्ड्स होंगे, कम आने वाले वर्ड्स हैं, सॉरी कम चलन में होते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं। सरली, चर्लिश, सलन बहुत आता है, ठीक। ये 3 कॉमन वर्ड्स हो गए। 5 कॉमन वर्ड्स हो गए, पर्ट, इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, IMPUDENT, लिख रहा है ना? हाँ, ठीक। तो साथियों ये वर्ड्स हो गए, बाद में इसको आप नोट कर लेना दोबारा से, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन सब का मीनिंग हो गया, इन सब का मीनिंग तो लिखो पहले, इन सब का मीनिंग क्या हो गया? असभ्य, ठीक, और अशिष्ट, ठीक। ऑथेंटिक यानी वास्तविक, जेन्युइन, सच्चा, ठीक, ट्रू। ऑथेंटिक के सिनोनिम्स में जेन्युइन आ जाएगा। जेन्युइन आ रहा है क्या यहाँ पे? अच्छा, एंटोनिम चाहिए। जेन्युइन, ट्रू, 2 लिख सकते हैं, यानी बिल्कुल सही, सच्चा, जिसके ऊपर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, ठीक। क्रेडिबल भी कह सकते हैं हम लोग। ऑनेस्ट, ये इसका सिनोनिम हो सकता है, ईमानदार। फ्यूटाइल का मतलब हो गया निरर्थक, व्यर्थ, बेकार, यूजलेस। फ्रैंक का मतलब हो गया कि बहुत ही फ्रैंक व्यक्ति, यानी बहुत ही स्पष्ट व्यक्ति, जिसका सिनोनिम क्या होता है? कैंडिड, क्लियर, फोर्थराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सब कैंडिड की मीनिंग हो गए ना। कैंडिड, स्पष्ट, क्लियर, फोर्थ राइट, फोर का मतलब है आगे, राइट का मतलब सही, सही बात कहना और आगे आगे चलने वाले, यानी स्पष्ट बोलना और चलते रहना। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे चलना, ठीक। तो और आंसर आ गया हमारा ऑथेंटिक का उल्टा हो गया फिर फेक, नकली, जाली, झूठा, ठीक। फेक में हमारा, ठीक है, फेक यानी झूठा, ठीक। फेक वाले बहुत सारे वर्ड नेक्स्ट उसमें किस दिन लिखा देंगे। और 50 नंबर पे आता था साथियों मेथोडिकल, ठीक। नाम से क्लियर है, मेथड का मतलब हो गया सिस्टम, और AL का मतलब सिस्टम से चलने वाला, बहुत ही सिस्टमेटिक, सही तरीके से काम को करने वाला। चौथा इसका मीनिंग है ऑर्डरली, यानी ऑर्डर यानी एक क्रम से, व्यवस्थित तरीके से काम करने वाला, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक, सुव्यवस्थित, ठीक है। लेकिन साहब हमको तो एंटोनिम चाहिए। फ्लरी का मतलब ये हो गया कि एक क्या बोलते हैं, एक भीड़, एक एक्टिविटी, एक एकदम से रश, ठीक, रश, भीड़ भड़ाका, रश, और एक जल्दी जल्दी काम करना, ठीक, हेस्ट, जल्दबाजी, ठीक है, यानी एक भीड़ भड़का, जल्दबाजी, ठीक, और बिना किसी सिस्टम के काम करना, फटाफट, जल्दी जल्दी, इधर उधर, ताबड़तोड़, ये मतलब आता है फ्लरी। फ्रेज होता है इन अ फ्लरी, यानी एकदम से, अचानक कुछ हो गया, इन अ फ्लरी। क्रेजी का मतलब सनकी, पागल, ठीक, क्रेजी। रैंडम का मतलब भी हो गया हमारा, वन का सिनोनिम हो गया, और रैंडम का मतलब हो गया हमारा अनसिस्टमेटिक, यानी इर्रेगुलर। रैंडम क्या आप फिर वही बात, अनसिस्टमेटिक और इर्रेगुलर, यानी जिसमें रेगुलरिटी की कमी हो। अनऑर्गेनाइज्ड, फिर वही बात, वहीं पहुंच गए, वही डिसऑर्डरली, उसी में पहुंच गए। और चौथा हो गया हमारा, और तो हमारा आंसर क्या आ गया? अच्छा, मेथोडिकल का आंसर फिर आ गया हमारा सिस्टम से काम करने वाला, और अनसिस्टमेटिक तो ये आ गया फिर हमारा,
अनसिस्टमेटिक, यानी बेस्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक, तो साथियों इस प्रकार ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इसी तरह से हम लोग बस अपने टेस्ट वगैरह करते रहेंगे फिर ताकि आपको लेटेस्ट ग्रामर और वोकैब की चीज़ें मैं सिखाता रहूँ। ठीक, चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक, ताकि हम और आप दोनों इस तरह से इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहें और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन में निकलते रहें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।